कल रात की सबसे बड़ी खबर थी तवांग में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प, जिसके बारे में आपने कल देखा। दिन भर हमारे देश में इसके बारे में बातचीत होती रही, लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर है इस हिंसक झड़प पर होने वाली राजनीति। 9 दिसंबर को अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में भारत और चीन की सेना के बीच हिंसक संघर्ष हुआ था और इस संघर्ष में दोनों देशों के जवान घायल हुए थे। यह पिछले 2.5 साल में गलवान के बाद दूसरी ऐसी बड़ी घटना थी जब भारत और चीन की सेना के बीच हिंसक संघर्ष हुआ और इस घटना के दौरान कुछ भी हो सकता था और हम मानते हैं कि यह एक बहुत ही चिंताजनक बात है। लेकिन क्या आपको पता है कि कल जब से ये खबर आई है तब से हमारे देश का एक खास वर्ग इस पर बहुत खुश हो रहा है मन ही मन और कह रहा है कि LAC पर जो कुछ हुआ अच्छा ही हुआ, क्योंकि इससे उन्हें एक मुद्दा मिल गया। आज हम आपको एक टास्क देना चाहते हैं आप सबको, और शो की शुरुआत में ही आप इसे ध्यान से सुनिएगा। आज आपको ऐसे लोगों की पहचान करनी है, ऐसे लोगों की एक सूची बनानी है जो इस हिंसक संघर्ष को अपने लिए एक वरदान मान रहे हैं, ऐसे लोग जो इस हिंसक संघर्ष के बाद मन ही मन खुश हो रहे हैं, मन ही मन तालियां बजा रहे हैं और इसमें अपने लिए एक बहुत बड़ा मौका खोज रहे हैं। इन लोगों पर आप रिसर्च कीजिए और पता लगाइए कि वो कौन से लोग हैं जो इस मौके का फायदा उठाकर हमारी सेना का मनोबल तोड़ना चाहते हैं, हमारी सेना पर व्यंग कसना चाहते हैं और हमारी सेना को उकसाना भी चाहते हैं कि वो इस युद्ध में चली जाए। 9 दिसंबर को जब यह घटना हुई थी उस दिन की कुछ सैटेलाइट तस्वीरें आज हमें मिल गई हैं, जो कि आज आपके लिए बिल्कुल नई चीज होंगी और इन सैटेलाइट तस्वीरों को ध्यान से देखने पर आपको आज कई बातें समझ में आएंगी। इन तस्वीरों में 2 चीजें बिल्कुल साफ दिखाई देती हैं। पहला है एक गांव जो LAC के उस पार चीन के अधिकार क्षेत्र में है और दूसरी बात है यह सड़क जो LAC के बहुत नजदीक है। आप ध्यान से देखिएगा, मैं पूरे बड़ी स्क्रीन पर आपको दिखाता हूं ये, ताकि आप ध्यान से देख सकें। ये सैटेलाइट पिक्चर्स हैं, इसमें आपको एक गांव दिखाई दे रहा है और एक सड़क दिखाई दे रही है। इसके अलावा इन तस्वीरों में कहीं भी यह नहीं दिखता कि चीन ने गलवान की तरह तवांग के इस इलाके में भी हिंसक संघर्ष से पहले कोई अस्थायी टेंट लगाए हों या वहां बख्तरबंद गाड़ियों की तैनाती की गई हो। ना तो वहां टेंट दिखाई दे रहे हैं, ना ही बख्तरबंद गाड़ियां दिखाई दे रही हैं। कुछ और तस्वीरों में आप ये देख पाएंगे कि LAC के इस तरफ जो भारत का इलाका है वहां हमारी सेना के जवान मौजूद हैं और इस इलाके में भारतीय सेना की अच्छी खासी तैनाती आपको दिख रही है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि भारतीय सेना को पहले से ही खुफिया जानकारी मिल गई थी कि चीन के सैनिक LAC पार करके कुछ नए इलाकों पर अपना दावा जता सकते हैं। तो तवांग गलवान से अलग कैसे, और इन 2 साल में हमने क्या किया, क्या तैयारी की और हमारी सीख क्या है। जो गलवान में हुआ वो तवांग में नहीं हुआ। तवांग में हमारे सैनिक पूरी तरह से तैयार थे, चीन के सैनिकों से कहीं ज्यादा तैयारी हमारी थी। और आपको जानकर गर्व होगा कि इस बार हमारे सैनिकों ने 17,000 फीट की उस ऊंचाई पर चीन के सैनिकों को एक तरह से दौड़ा दौड़ा कर पीटा है। इस बार हमारे सैनिक पूरी तरह से उनके ऊपर हावी रहे। आज आपको यह भी जानना चाहिए कि 9 दिसंबर की इस घटना के दौरान क्या हुआ था। तो पहले तो हमने आपको यह बता दिया कि गलवान और तवांग में फर्क क्या है। तवांग में फर्क इस बार का यह है, इस बार हमारी तैनाती चीन से ज्यादा थी। इस बार चीन ने हमें सरप्राइज नहीं किया, हमने चीन को सरप्राइज किया। और चीन ने जब अपनी बड़ी संख्या में भी अपने सैनिकों को जब वहां पर भेजा तो वो सैनिक भी हैरान रह गए भारत की तैयारियों को देखकर। इस बार हमें जानकारी पहले से मिल गई थी, इसलिए इस बार सरप्राइज देने की बारी भारतीय सेना की थी। इस बार सरप्राइज होने की बारी चीन के सैनिकों की थी। और बड़ी बात यह है कि संघर्ष से पहले ही भारतीय सेना को यह जानकारी मिल गई थी कि चीन LAC के पास बड़ी संख्या में अपने सैनिकों को इकट्ठा कर रहा है, यानी वो गलवान पार्ट 2 करना चाहता था। उसके ये सैनिक नियमित पेट्रोलिंग के दौरान भारत के जवानों पर दबाव बना सकते हैं, यह खुफिया जानकारी हमें मिल गई थी। और यह भी पता चल गया था कि इस बार पेट्रोलिंग के दौरान संख्या अचानक से बढ़ जाएगी। इस खुफिया जानकारी के मिलते ही भारतीय सेना ने तवांग सेक्टर में स्थित इस इलाके के आसपास अपने सैनिकों की तैनाती अभूतपूर्व तरीके से बढ़ा दी और इस दौरान इन सैनिकों को पहाड़ों की निचली चोटियों पर डटे रहने के लिए कहा गया।
इसके बाद जब हर रोज की तरह 9 दिसंबर को भारत और चीन के सैनिक LAC पर इन इलाकों में गश्त करने के लिए आए, तो इस दौरान चीन के सैनिकों ने LAC को पार करने की कोशिश की, क्योंकि वो बड़ी संख्या में सैनिकों को लेकर आया था और इसका भारतीय सैनिकों ने कड़ा विरोध किया। इसके बाद दोनों सेनाओं की पेट्रोलिंग यूनिट्स के बीच तनावपूर्ण स्थिति बन गई। सूत्रों के मुताबिक इस समय तक चीन की पेट्रोलिंग यूनिट में 30 से 35 सैनिक थे, जबकि 300 से ज्यादा सैनिक कुछ दूरी पर चीन का झंडा लेकर खड़े हुए थे और यह शायद भारतीय सेना को यह बताने की कोशिश थी कि वो पूरी तैयारी के साथ आए हैं और ये 300 सैनिक भी कभी भी इस युद्ध में कूद पड़ सकते हैं। हैरानी की बात यह है कि इस तनाव के बीच चीन के सैनिकों ने पहले पथराव करना शुरू किया, कुछ छोटी चट्टानों को भारतीय सैनिकों की तरफ फेंकने की कोशिश की और कुछ सैनिकों ने भारतीय जवानों के साथ हाथापाई की। सीमा सुरक्षा के जिस मुद्दे पर आज तमाम विपक्षी दलों को इन जवानों के पीछे एकजुट होकर आना चाहिए था, वही पार्टियां, वही नेता अपने अपने हितों को साधने के लिए आज दिन भर इस पर राजनीति करते रहे। आज इस घटना को लेकर भारत की संसद में विपक्षी दलों ने जबरदस्त हंगामा किया और इस हंगामे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे विपक्षी पार्टियों के बहुत सारे नेता अंदर ही अंदर खुश हैं कि उन्हें संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत में ही LAC जैसा इतना बड़ा मुद्दा, चीन का इतना बड़ा मुद्दा उनके हाथ लग गया। या आप ऐसे समझिए कि जैसे क्रिकेट के मैच में कोई आसान सा कैच उनकी झोली में आकर गिर जाए, वैसी ही खुशी हमारे देश के बहुत सारे नेताओं को आज इस पर हो रही है। एक स्वस्थ लोकतंत्र में होना यह चाहिए कि सारे नेता और सारी पॉलिटिकल पार्टियां अपने मतभेदों को भूलकर एकजुट होकर इस मुद्दे पर एक साथ खड़ी नजर आएं, इस मुद्दे पर अपनी भारतीय सेना का साथ दें और जिस दिन ऐसा हो गया उस दिन चीन अपने आप ही कमजोर हो जाएगा। लेकिन चीन के जो रणनीतिकार हैं वो जानते हैं कि भारत में इस मुद्दे पर भी हमेशा विभाजन होगा, भारत में इस मुद्दे पर हमेशा राजनीति होगी और भारत इस मुद्दे पर कभी भी एकजुटता के साथ चीन से लड़ नहीं पाएगा। आज कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने संसद के दोनों सदनों में इस मुद्दे पर बहस कराने की मांग की और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस घटना पर बयान देना चाहिए और संसद की एक संयुक्त समिति इस पर बननी चाहिए जो LAC की मौजूदा स्थिति का आकलन करे। इसके अलावा असदुद्दीन ओवैसी ने तो यहां तक कहा है कि वो सांसदों के साथ, यानी एक ऐसा सांसदों का डेलीगेशन बनना चाहिए, ऑल पार्टी डेलीगेशन बनना चाहिए सांसदों का, और ये डेलीगेशन जो है ये तवांग जाए और तवांग जाकर वो ये देखना चाहते हैं कि वहां चीन की सेना ने हमारे इलाकों पर कब्जा किया है या नहीं किया है। यानी हमारे देश के जो विपक्ष के नेता हैं उन्हें ना तो भारतीय सेना पर विश्वास है और ना ही भारत सरकार पर विश्वास है, क्योंकि भारतीय सेना वहां हमारी एक एक इंच जमीन की रक्षा कर रही है, भारतीय सेना वहां पर तैनात है, लेकिन इन्हें भारतीय सेना पर विश्वास नहीं है, ये खुद जाकर देखना चाहते हैं। राजीव गांधी फाउंडेशन की स्थापना 21 जून 1991 को हुई थी, यानी राजीव गांधी की हत्या के ठीक एक महीने बाद, और इसकी चेयरपर्सन है सोनिया गांधी, जबकि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा इस फाउंडेशन की ट्रस्टी है। अब बड़ी बात यह है कि इस देश में इस संस्था को तब तक चीन से कोई चंदा नहीं मिला जब तक भारत में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, लेकिन जैसे ही वर्ष 2004 में यूपी की सरकार बनी तो इसके एक साल बाद से ही चीन की एम्बेसी से, यानी चीन के दूतावास से इस संस्था को डोनेशन मिलना शुरू हो गया, इस संस्था को फंड मिलना शुरू हो गया चीन के दूतावास से, और 3 वर्षों में इसे 1,35,00,000 रुपए का चंदा चीन के दूतावास से मिला है। चीन के दूतावास का मतलब आप समझ लीजिए कि चीन से मिला है। हैरानी की बात यह है कि यह सारा पैसा भारत और चीन के रिश्तों पर शोध करने के लिए लिया गया था, लेकिन जब इसकी जांच हुई तो पता चला कि पैसा ऐसे किसी शोध पर इस्तेमाल हुआ ही नहीं, बल्कि इस पैसे का इस संस्था द्वारा दूसरे कामों के लिए दुरुपयोग किया गया। इसके अलावा गांधी परिवार द्वारा चलाई जाने वाली इस संस्था को कट्टरपंथी जाकिर नायक की संस्था से भी 50 लाख रुपए का डोनेशन मिला था, यानी जाकिर नायक भी राजीव गांधी फाउंडेशन को फंड दे रहा था। 50 लाख रुपए इस फाउंडेशन ने जाकिर नायक से भी ले लिया। अब आपको एक तस्वीर दिखाते हैं जो वर्ष 2008 के बीजिंग ओलंपिक्स की है। उस समय भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। भारत में यूपीए की सरकार थी कांग्रेस के नेतृत्व में,
लेकिन चीन ने बीजिंग ओलंपिक खेलों के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री को नहीं बुलाया और तत्कालीन राष्ट्रपति को भी निमंत्रण नहीं भेजा। लेकिन सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और उनके पति रॉबर्ट वाड्रा को चीन की तरफ से विशेष निमंत्रण भेजा गया। और बड़ी बात यह है कि तब सोनिया गांधी इस आयोजन में अपने पूरे परिवार के साथ चीन की सरकार की विशेष मेहमान बनकर वहां पर गईं। सोचिए, सोनिया गांधी के पास इस सरकार में कोई संवैधानिक पद नहीं था। सोनिया गांधी के पास कोई संवैधानिक पद नहीं है, लेकिन इसके बावजूद ओलंपिक जैसे आयोजन में उन्हें चीन की सरकार ने अपना सबसे खास मेहमान बनाया और पूरा गांधी परिवार भारत की ओर से स्पेशल गेस्ट बनकर 2008 के बीजिंग ओलंपिक्स में विशेष मेहमान बनकर पूरा गांधी परिवार गया। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और उनके पति रॉबर्ट वाड्रा। प्रधानमंत्री नहीं गए, देश के राष्ट्रपति नहीं गए। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के बीच वर्ष 2008 में, ये वही साल है जब ये वहां गए थे, उसी साल एक और समझौता हुआ जिसे MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कहते हैं। और उस समय इस समझौते पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से राहुल गांधी ने हस्ताक्षर किए थे, जबकि उनके पीछे आप सोनिया गांधी और चीन के मौजूदा राष्ट्रपति शी जिनपिंग को भी देख सकते हैं। ये तस्वीर आप देख लीजिए, साइन कर रहे हैं राहुल गांधी, पीछे सोनिया गांधी खड़ी हैं और उनके साथ खड़े हैं शी जिनपिंग, क्योंकि उस समय शी जिनपिंग चीन के उपराष्ट्रपति थे और वो चीन के उपराष्ट्रपति होने की हैसियत से इस MOU के साइनिंग के दौरान वो वहां पर मौजूद थे। इसके अलावा आज आपको बहुत सारी ऐसी तस्वीरें मिल जाएंगी जिनमें गांधी परिवार को चीन के बड़े बड़े सरकारी अधिकारियों के साथ डिनर या दूसरे आयोजनों में देखा जा सकता है। सहयोगी श्वेता सिंह इस समय तवांग में है और हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं और आज तक पहला ऐसा चैनल है जो तवांग तक पहुंच गया है। श्वेता, सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप बताइए मौसम वहां पर कैसा है इस समय, और वो अंदाजा लगा पाएंगे कि हमारे जो सैनिक हैं वो किस तरह के मौसम में इस तरह की लड़ाई झेल रहे हैं, और साथ ही आपके पास कोई लेटेस्ट अपडेट्स हैं वहां पर, वो भी बताइए। सुधीर, मौसम जो यहाँ पर है वो लगभग 0 तक पहुंचता हुआ नजर आता है, क्योंकि जिन इलाकों में हम लोग पहुंचते हैं वहां पर सिग्नल ऐसा नहीं होता है कि आप तापमान उस समय का उस समय देख लें। लेकिन जो झड़प और जो हमारी पोस्ट है वो तो थोड़ी सी और ऊंचाई के इलाकों में यहाँ से हो जाती है, यानी कि यहाँ से आगे बढ़ते हुए लगभग 17,000 प्लस फीट की ऊंचाई पर, जहां पर इस समय लगभग -20 तक तो तापमान पहुंच रहा है। अब ऐसे में समझिए कि हमारी उंगलियां जब बाहर रहती हैं ग्लव्स में नहीं, हमारे पास तो इस समय आजादी भी है कि हम ये पहन सकें, लेकिन अगर आप अपनी बंदूक पर अपनी उंगली को रखकर ट्रिगर पर उंगली को रखकर आप पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं तो आपकी उंगली उस समय उस ठंड को एक्सपोज्ड रहती है। पर हमारे सैनिक ऐसे ही हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मौसम कैसा भी हो, कैसी परिस्थितियां हो और कितनी भी संख्या में उनके दुश्मन हो, वो सतर्क हैं, सजग हैं, तैनात हैं यहाँ पर। जितने सैनिकों से मेरी यहाँ पर बात हो पाई है अभी तक सुधीर, क्योंकि कैमरे पर आकर वो बात नहीं कर सकते हैं, जब भी इस तरह की कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति होती है, टकराव की स्थिति होती है, अनुशासन सबसे पहले देखा जाता है। वो मीडिया में आकर इन चीजों के बारे में नहीं बात कर सकते हैं, लेकिन वो सब इस बात को लेकर बहुत उत्साहित हैं कि चीन को बिल्कुल मुंह तोड़ जवाब वहीं का वहीं दिया गया कि कितनी भी संख्या में वो आ गए, उन्हें पीछे की ओर धकेल दिया गया और कहा कि कोई भी मोर्चा हो, कहीं पर भी हो, हर जगह वो इस तरह के कारनामे को करने के लिए पूरी तरीके से सक्षम है।